हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको एक बिलिंग इंजीनियर को क्या क्या बातें जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और बिलिंग से रिलेटेड आपको और भी जानकारी लेनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो न्यू बिलिंग सीरीज करके एक प्लेलिस्ट में होगा, उसे जाके पूरा देख लें। ठीक है, एक बिलिंग से रिलेटेड एक और प्लेलिस्ट होगा, उसे भी देख लें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि जैसे कि ये दिया हुआ है सीमेंट कंजम्पशन। ठीक है, सीमेंट कंजम्पशन फॉर नेट सीमेंट पुटिंग वर्क, इसको बोलते हैं घोला मारना। ठीक है, मतलब सीमेंट कंजम्पशन जो होता है घोला मारने में कितना हो सकता है। ठीक है, ये एक बिलिंग इंजीनियर को जानना चाहिए, एक साइट इंजीनियर को भी जानना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर 4.4 kg कंज्यूम होना चाहिए अगर घोला मार के आप प्लास्टर कर रहे हैं। तो घोला मार के जाहिर सी बात है प्लास्टर होता ही होता है, वो बिना घोला का प्लास्टर करेंगे तो वो पकड़ नहीं होगा सही से। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये होता है अलाउेबल वेस्टेज लिमिट ऑफ स्टील फॉर रिकन्सिलेशन। जब रिकन्सिलेशन आप करते हैं तो उसमें कितना अलाउ होता है वेस्टेज स्टील का। जब कटिंग वेंडिंग होता है तो उसमें काफ़ी सारा स्टील वेस्टेज होता है, तो अलाउेबल कितना होता है जब रिकन्सिलेशन करते हैं। रिकन्सिलेशन वो होता है जितना भी आपके स्टोर में मटेरियल आया उसका कितना यूज हुआ और कितना बचा और कितना वेस्टेज हुआ, वो सब कैलकुलेशन करने को ही अब बोलते हैं रिकन्सिलेशन। इस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं वो भी हमारे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें वेस्टेज की बात किया जाए, ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के हम नहीं बताएंगे आपको। आप ये देख लीजिए इस पॉइंट को, 2% वेस्टेज मतलब 2% वेस्टेज अलाउ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPWD। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPWD 2% वेस्टेज अलाउ है, लेकिन एक साइट इंजीनियर को ये ध्यान देना है कि वेस्टेज आए ना कहीं उसको यूज कर ले। ये साइट इंजीनियर और बिलिंग इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो वेस्टेज है कम से कम हो। अगर कहीं कुछ वेस्टेज आ गया, सपोज दैट 800 mm की स्टील है। ठीक है, 800 mm की स्टील है, कट पीस में बच गया। अब इसको ऐसा कहीं यूज कर लेना है कि ये वेस्टेज जीरो हो जाए। जैसे कि एक आपको स्ट्रिप तैयार करना है 200 बाई 200। ठीक है, 200 बाई 200 का अगर कॉलम है तो कॉलम का अगर स्टीरअप है तो उसमें ये 800 का अगर एडजस्ट होता है तो वहाँ पे एडजस्ट करके इस वेस्टेज को जीरो कर लेना है। ठीक है, ये बात हुई वेस्टेज कैसे आपको कवर करना है। कहीं भी 1 मीटर का अगर कट पीस बचता है तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि ये 1 मीटर का कहाँ लग सकता है, उस वेस्टेज को आपको कंट्रोल करना है। ये सब ध्यान में देना होता है। जो वेस्टेज जितने साइज़ का होता है उसको अलग अलग करके रख लिया जाता है साइड पे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है मोड ऑफ मेजरमेंट स्टील ऑफ BBS। ठीक है, तो इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं रनिंग मीटर में करते हैं। क्यों करते हैं, एक बार आप देख लेंगे जितने मीटर लंबा स्टील लगेगा तो लंबाई में ही नापेंगे। ठीक है, फिर यूनिट वेट जो होता है पर मीटर उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है, लेकिन नापी करेंगे जो वो करेंगे रनिंग मीटर में ही। ठीक है, इसके बाद स्कर्टिंग की बात आती है। ये स्कर्टिंग आपको पता ही होगा, जब आप रूम में टाइल्स लगाते हैं। ठीक है, तो दीवार पे 4-4 इंची का दीवार के साइड में एकदम वाल डैडो बोल सकते हैं, डैडो की तरह चिपकाया जाता है दीवार पे। ठीक है, ये 4 इंची हाइट का ही होता है, उसी को बोलते हैं स्कर्टिंग। ठीक है, अब इसका जो मेजरमेंट होगा वो होता है रनिंग मीटर। ठीक है, रनिंग मीटर में होता है IS कोड 1200 पार्ट 11 में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है स्कर्टिंग का ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद क्राइटेरिया फॉर एडिशनल क्लेम इन प्लास्टर। जो प्लास्टर में अलग से कोई क्लेम कैसे कर सकते हैं, जब 10 मीटर से ज़्यादा एवब ऊपर तक हम प्लास्टर कर रहे हैं तो IS कोड 1200 पार्ट 12। ठीक है, CPWD में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए और बात करते हैं कुछ। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, ये देख सकते हैं, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ फॉर हुक इन स्टीरअप एंड रिंग्स। ठीक है, स्टीरअप और रिंग में
जो हुक देते हैं वो उसका लेंथ क्या होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू IS कोड 2502 1987 में दिया है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ हुक 24D शुड बी 24D फॉर बोथ एंडिंग, ठीक है, वाइल हुकिंग फॉर 135 डिग्री बेंड्स, ठीक है, यानी दोनों एंड पे मिला के 24D आपको देना है। यानी इसको आधा किया जाए तो एक हुक का साइज होगा 12D, दूसरे हुक का साइज होगा 12D, ठीक है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। और जो हुक का बेंड होना चाहिए 135 डिग्री होना चाहिए। ये इसलिए करते हैं कि अगर एक बताते हैं आपको, ये आपका रिंग है, ठीक है, और इसमें हुक का बेंड ना करके सीधा इधर से इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं, इस हुक को सीधा यहाँ से इसे बेंड कर दें और यहाँ से इसे बेंड कर दें, ठीक है। लेकिन जब इस पर लेटरल कोई फोर्स लगेगा तो ये खुलने का डर होता है, ठीक है। इसलिए इस हुक को पूरा इस तरह से 35 डिग्री पे बेंड करते हैं, ठीक है। तो वही दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है एंड वाइल 20D शैल बी टेकन फॉर बोथ बेंडिंग हुक ऑफ 9 डिग्री बेंड्स, ठीक है। अगर 90 डिग्री का बेंड करते हैं तो उस जगह पे बेंडिंग हुक जो होगा वो 10D एक साइड होगा, 10D दूसरे साइड होगा, ठीक है। जब 135 डिग्री करते हैं तब जाके 12D दोनों साइड होगा, ठीक है, दोनों साइड होगा। अब जैसे ये 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री जो हमने स्टार्टिंग में बताया था हुक का, ये स्टीरअप इस तरह से बन गया और इसमें जो हुक आप दे रहे हैं ये वाला बस इस तरह से मिला दिया। इधर में कलर चेंज करेंगे तो क्लियर होगा आपको। ये हो गया 90 डिग्री और इधर से ये घुमा दिया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें 10D देंगे। ये वाला जो साइज रहेगा एक साइड का 10 होगा, दूसरे साइड का 10 होगा, दोनों मिला के 20 होगा। अगर यही 135 डिग्री का अगर बेंड होता है तो यही वाला हुक का साइज 12D दोनों साइड होगा, ठीक है। इसके बाद एक जानकारी ये है, मिनिमम लेंथ ऑफ द बार सेल नॉट कंसीडर इन वेस्टेज। अगर 1 मीटर या फिर 1 मीटर से ज़्यादा का टुकड़ा बचता है आपको सारा काम करने के बाद, तो वो वेस्टेज में कंसीडर नहीं किया जाता है। ये कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, ठीक है। अगर 1 मीटर से बड़ा या 1 मीटर के बराबर साइज का है तो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। अगर सपोज दैट आपका हायर डाया कोई है, जैसे कि 20 डाया या फिर 25 डाया का स्टील मान लीजिए 200 में 200 लेंथ में बच गया, ठीक है, 200 लेंथ में बच गया, तो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। इसको सबसे बढ़िया यूज करने का तरीका क्या है, जब बीम हम डालते हैं, ठीक है, तो उसमें जब एक्स्ट्रा बार डालते हैं तो वहाँ पे स्पेसर लगता है, ठीक है, उस जगह के लिए इसको बचा के रखना है आपको। अगर 400 साइज का भी है तो 2 पार्ट में इसको कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ईजिली यूज हो जाता है स्पेसर बार में। 20 या 25 डाया का स्टील 0 वेस्टेज आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद एक और बात है, क्राइटेरिया ऑफ डिडक्शन इन फ्लोर वर्क मेजरमेंट, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर डिडक्शन इन फ्लोर वर्क मेजरमेंट, तो लिखा हुआ द काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड एज व्हेन कंट्रैक्टर एंड क्लाइंट कम टू मेजर द फ्लोरिंग वर्क known as the standard size deduction should not be considered is less than 0.2 स्क्वायर मीटर। जैसे कि किसका एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि अगर 300 बाई 300, अगर 300 बाई 300 का अगर आपका वो है रोशनदान है तो कितना स्क्वायर मीटर आया उसको कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। 0.3 इंटू 0.3 इंटर तो आया 0.09 स्क्वायर मीटर। अब इतना अगर आ रहा है 0.09 तो वो 0.2 से कम है, यानी कि ये डिडक्ट नहीं होगा, ये डिडक्ट नहीं होगा। अब चलिए इसे थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं एरिया। अगर 0.3 की जगह पे 0.6 हो गया इंटू 0.6 हो गया तो आ गया 0.3, यानी कि 0.2 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये एरिया डिडक्ट होगा। अगर ये रोशनदान का एग्जांपल हमने गलत दिया था क्योंकि फ्लोर में तो रोशनदान होगा नहीं। फ्लोर में जैसे कि फ्लोरिंग कर रहे हैं और बीच में कहीं इलेक्ट्रिकल पोल आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोल आ गया या फिर कुछ भी ऐसा आ गया जहाँ पे आप फ्लोरिंग में टाइल्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं, जिसका एरिया 0.2 स्क्वायर मीटर से कम है या फिर 0.2 स्क्वायर मीटर है तो वो डिडक्शन में नहीं आएगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो मेजरमेंट में डिडक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि 10 स्क्वायर मीटर तक का हमने काम किया
और 0.2 स्क्वायर मीटर का कुछ उसमें डिडक्शन आ रहा था, जैसे कि दरवाज़ा ही आ गया, चाहे कुछ भी आ गया तो वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद एक अलग पॉइंट ये है, हाउ मच बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग स्टील। बाइंडिंग स्टील के लिए कितना बाइंडिंग वायर की ज़रूरत होगी, तो 1% ऑफ टोटल रेनफोर्समेंट, जो भी जितना भी रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसका 1% बाइंडिंग वायर में लग जाएगा। ठीक है, उतना ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सीमेंट कंजम्पशन फॉर 12 mm थिकनेस प्लास्टर इन 1:4 मोटर रेशियो। अगर 1:4 मोटर यूज कर रहे हैं 12 mm के प्लास्टर के लिए, तो 5.47 kg पर स्क्वायर मीटर आपको सीमेंट लगाना होगा। ठीक है, 5.47 kg पर स्क्वायर मीटर सीमेंट लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अलाउेबल वेस्टेज लिमिट ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड द फाइन एग्रीगेट, जो भी गिट्टी और बालू है उसमें 5% तक वेस्टेज जो है अलाउेबल है। ठीक है, उससे ज़्यादा अलाउेबल नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क, जो एंटी टर्मिट ट्रीटमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट उसका होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा। सब कुछ क्लियरली हमने आपको बताया, प्रैक्टिकली भी बता दिया, इसी में कुछ भी जितना हमें समझ में आया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।